उस जगह पे ये भारी चूक अश्वनी वैष्णव जो मेन ऑर्गेनाइजर अगर कहा जाएगा तो उस टीम में यही थे। तो ये चूक उनकी है कि कैसे वो डिस्प्ले में आ गए। दुलरुआ है, लेकिन भीतर घुस के कांग्रेसी जो पांच जाकर दंग धर्म प्रदर्शन कर रहे थे, अभी तो सुरक्षा में चूक है। ये तो भूल नहीं है, ये तो अपराध है। यही तो मुश्किल है ना कांग्रेस की। कांग्रेस को लगता है कि हम देश का विरोध करेंगे तो मोदी का विरोध हो जाएगा, या मोदी का विरोध करेंगे तो मतलब देश का विरोध नहीं होगा। लेकिन अब जो कर रही है उससे तो ही हो रहा है, मोदी विरोध के चक्कर में वो देश का विरोध कर रही है। उससे जो लोगों को कष्ट होता है, रोड पे दूसरी गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रैफिक का लंबा लंबा जाम लग जाता है, उस समय प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं आता है, लोगों के कष्ट का ख्याल नहीं आता है। देखिए, सत्ता का चरित्र एक ही होता है। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उसका चरित्र एक होता है कि उनको अपनी सेफ्टी का मतलब डाउट है कि हमारी जो पुलिस है, बिहार सरकार, यूपी सरकार, बंगाल सरकार, जब आप खुद 40-40 गाड़ी का प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं तो आपको अपने ही प्रशासन के ऊपर, अपने ही सेफ्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार का पैसा है, ये पैसा नेताओं का तो है नहीं, आम लोगों का पैसा है। ठीक है ना, तो जितनी सुविधाएं दे दी जाए क्या फर्क पड़ता है। बंगाल में जो जितनी भी योजना ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही है उसके कारण जो राजकीय कोष है उसके ऊपर बहुत भारी मतलब अतिरिक्त इतना ज्यादा दबाव है कि जो योजना काफी सालों से चली आ रही है वो लंबित चल रही है। तो चाहते हैं लालू जी वाला सम्मान और मान तो नहीं मिलेगा, नहीं सब वैसा मान सम्मान के लिए आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा। क्या कारण है सर? ऐसा तो नहीं है ना जो सदन में सवाल सत्ता पक्ष के ही विधायक उठा रहे हैं तो मंत्री पद उनको नहीं मिला इसलिए ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में हम देश भर की विभिन्न जो पॉलिटिकल मुद्दा है या फिर जो और तरह की जो मुद्दे चल रहे हैं, जो देश हित से जुड़े हुए हैं, जो आम जनमानस के हित से जुड़े हुए हैं, उन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जुड़े रहिएगा अंत तक, काफी विस्तार से हम लोग आज बात करेंगे। और हर समय की भांति इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूज हार्ट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एआई समिट चल रहा है दिल्ली में, 16 से 20 तारीख तक ये था, हालांकि एक दिन एक्सटेंड किया गया, 21 तक एआई समिट चला है, लेकिन इसको लेकर बहुत तरह की सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन भी कर दिया है, उस पर भी विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं देश में जो अपना संविधान है उसको लेकर बड़ी चर्चा होती है। कोई लोग संविधान को लेकर साथ में चलते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हम संविधान की सुरक्षा के लिए हैं। तो संविधान में संशोधन का भी मामला बहुत सारा देखने को मिलता है। तो वास्तविक तौर पर कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर संशोधन के लिए लोगों को सोचना चाहिए, तो उन मुद्दों पर भी आज हम लोग विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि भारत में कई ऐसे प्रदेश है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की क्या उपयोगिता है, क्या सच में विधान परिषद के बिना राज्यों का विकास संभव नहीं है, राज्यसभा का क्या उपयोगिता है, इन तमाम विषयों पर डिटेल से आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो देश और विदेश में ख्याति बटोर रहा है एआई समिट, 118 देशों के जो लोग हैं इस एआई समिट में आए हैं, लेकिन एक चूक की वजह से काफी फजीहत भी हुई और कांग्रेस ने मुद्दा भी बना दिया। पहला सवाल सर अमित सर आप ही से है कि एआई समिट चल रहा है, लगातार इसको लेकर काफी ब्रांडिंग भी की गई है, लेकिन एक छोटी सी चूक गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश की फजीहत हुई और कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर इसको मुद्दा बना दिया। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि उस यूनिवर्सिटी की एक गलती के कारण देश की फजीहत हुई। फजीहत गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण नहीं हुई, फजीहत उस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाने के कारण कहा जा सकता है कि ज्यादा फजीहत हुई। ठीक है, गलती तो उनके इंस्टीट्यूट के द्वारा या उनके इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर, एक लेडी कोई प्रोफेसर थी, उसके द्वारा गलती बहुत बड़ी चूक थी, जो चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता के वहां डिस्प्ले करने की कोशिश की गई और उसको बताने का प्रयास किया गया। ये ब्लंडर है, लेकिन इससे भी बड़ा ब्लंडर अगर आप कहेंगे तो आयोजक की भी है। इतना बड़ा सबमिट हो रहा है,
इस तरह की चूक कैसे संभव है? बिल्कुल। कोई भी स्टॉल जब अलॉट हुआ किया जाता होगा तो जरूर उनसे जानकारी ली जाती होगी कि भाई स्टॉल में आप क्या रखने वाले हैं। आप कोई होटल बुक करते हैं शादी के लिए तो वो पूछता है ना, या शादी या किसी भी पर्पस के लिए आप होटल बुक करते हैं, होटल वाले पूछते हैं आप इसमें क्या करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जन्मदिन मनाना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप बुकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करके और शादी उसमें करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जब इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इतने 100 150 118 देश के प्रतिनिधि वहां पे आ रहे हैं, उस जगह पे ये भारी चूक अश्वनी वैष्णव जो मेन ऑर्गेनाइजर अगर कहा जाएगा तो उस टीम में यही थे, तो ये चूक उनकी है कि कैसे वो डिस्प्ले में आ गया। दुलरुआ है मोदी जी के। तो दुलरुआ का मतलब ये थोड़ी होता है कि फांसी लगा दिया जाएगा। ये दुलरुआ होके ही आप देखिए, पहले एक कौन सा कवच करके ट्रेन का निकाले, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ, बाद में पता लगा कवच फेलियर हो गया। तो वैसी स्थिति में कम से कम प्रधानमंत्री को ना पढ़ने दें ऐसा। आपको क्या लग रहा है सर, कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया? देखिए, गांधी मैदान का ट्रेड फेयर नहीं ना था ये। इसमें 118 देशों के बड़े लोग शामिल थे और AI समिट है ना भाई, तो उसमें कोई दूसरे देश का प्रोडक्ट लेकर चल जाता है। क्या पता नहीं था समिट के आयोजनकर्ताओं को? क्या उन्होंने सबका प्रोजेक्ट के बारे में समीक्षा नहीं की कि ये लेने लायक है या नहीं? देखिए सर, ये ट्वीट भी हुआ था। हाँ, ये अश्वनी वैष्णव मतलब बाई मिस्टेक, गलती जो समझ लीजिए, ये ट्वीट करके वापस डिलीट करना पड़ा था, ऐसा भी मीडिया में खबर है। इसके बावजूद ये सब हुआ। तो कांग्रेस पार्टी या भारत में तो विपक्ष को मौका चाहिए बवाल करने का। अब देखिए, ये गलती जिसकी भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको तूल दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कैसे घुस गए वहां, एंट्री उनको कैसे मिल गई, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। उन सबके हाथों में एक टी-शर्ट था जिसमें मोदी और ट्रंप की तस्वीर थी, और या तो पहने हुए थे या लहरा रहे थे, और अपना कपड़ा खोल कर प्रदर्शन कर रहे थे। टी-शर्ट उतार दिया, शर्टलेस प्रदर्शन प्रदर्शन। और ये गजब है भाई, क्या पूरे देश दुनिया की मीडिया क्या मैसेज देना चाहते हैं? मीडिया तो मौजूद है, पूरे 118 देशों के प्रतिनिधि भी है, और वहां आप दंग भ्रंग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कैसे चले गए अंदर? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सर, ये तो पार्टी को भी सोचना चाहिए। कांग्रेस अभी पल्ला झाड़ रही है, वो बोल रही है हमारा इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस युवा मोर्चा के कुछ लोग वहां पे, यूथ कांग्रेस के कुछ लोग वहां मौजूद थे। नहीं, गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, गिरफ्तार हुए। 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 तो बिहार कांग्रेस के, जिनको मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, उनका नाम आया है। तो सर, ये किस तरह का प्रदर्शन है सर? क्या मतलब देश को नीचा दिखाने का? ये इवेंट कोई प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का इवेंट तो था नहीं। देखिए, मोदी के बहाने, मतलब मोदी से इतना एलर्जी हो गई है कांग्रेस पार्टी को, तो देश को बदनाम करने की मुहिम चल पड़ी है। देखिए, पक्ष विपक्ष में क्या होता है, विपक्ष की भूमिका क्रिएटिव होनी चाहिए, सरकार की गलतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना विपक्ष का काम है, तो जनता की समस्याओं को उजागर करना काम है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जितनी देश की बदनामी हो जाए, मतलब देश के प्रतीक मोदी थोड़े हो सकते हैं भाई, या मोदी देश थोड़े हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री है, तो उनसे आपकी खुनस है तो आप पूरा देश को बदनाम कर दीजिएगा। 118 देशों के लोग आए हुए। लेकिन सर, मुद्दा तो आयोजक नहीं दिया ना, मुद्दा तो आयोजक की चूक है, तो उसका तरीका था भाई, वो सरकार से, आयोजक से सवाल करने का मौका था ना, तरीका था। नहीं, सरकार ने एक्शन भी लिया सर, तुरंत उसके स्टॉल को बंद कराया गया, और उसके ऊपर कार्रवाई भी सरकार बोल रही है कि कार्रवाई भी की जाएगी। जो प्रोफेसर थी उसको भी सुनने में आ रहा है कि कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा हटाया जा रहा है या हटाया गया। एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन जितनी फजीयत होनी थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की, वो तो हो गई। अब कोई भी एक्शन ले सरकार। इसको सर दूसरे तरीके से ऐसा नहीं देखा जा सकता है। एक आयोजन था, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे ये आयोजन किया गया, जिसमें 118 देश के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे। कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग, देश की ब्रांडिंग का भी ये सवाल उसमें सर एक स्टॉल में 4000 स्टॉल के आसपास उसमें लगे थे, और सिर्फ एक स्टॉल में चूक हुई है, और वो भी एक प्रोडक्ट में, एक स्टॉल के एक प्रोडक्ट, एक स्टॉल की गलती के कारण एक यूनिवर्सिटी या एक स्टॉल धारक जो थे
उनकी गलती के कारण कैसे पूरे के पूरे आयोजन को हम लोग मतलब अपने उसके ऊपर प्रश्न कैसे उठा नहीं, सकते पूरे हैं? आयोजन को मैं गलत कहाँ बता रहा हूँ। ये आयोजन हुआ, ठीक हुआ, समय की मांग थी। अभी तो एआईए पर ही पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तो समिट तो ठीक था, लेकिन आयोजनकर्ता से कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन उस चूक को, मतलब उस भूल को अपराध साबित करने की जो कोशिश सर, की है। एक तो चूक वहां पर हुई, हाँ। और एक चूक ये पांचों लोग इन किए, तो यह भी तो एक चूक है। वहां जाके प्रदर्शन की, यह भी तो एक बड़ा चूक है ना। अंदर कैसे चलेंगे? और ठीक है, वो चूक हो गई, एक आइटम हमारा गड़बड़ निकल गया, ठीक है ना, होता है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कोई गड़बड़ नहीं करे, कोई जानबूझकर भी गड़बड़ कर सकता है, इंटेंशनली विवाद फैले, विवाद बढ़े। लेकिन भीतर घुस के कांग्रेसी जो 5 जाकर दंग धड़ प्रदर्शन कर रहे थे, यह भी तो सुरक्षा में चूक है। ये तो भूल नहीं है, ये तो अपराध है, ये अपराध है। आप दंग धड़ प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर जहां पर पूरे कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। मैं मानता हूँ भूल नहीं है, चूक नहीं है, वो एआईए वाला चूक हो सकती है, वो भूल हो सकती है, लेकिन ये अपराध है। इस तरह के एक्टिविटी से, इस तरह का जो ओछापन जिसको कहा जाएगा, जिसमें देश की नाक कट रही है, क्या यही सब दिखा के कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहती है राहुल गांधी को? संभव है क्या? यही तो मुश्किल है ना कांग्रेस की। कांग्रेस को लगता है कि हम देश का विरोध करेंगे तो मोदी का विरोध हो जाएगा, या मोदी का विरोध करेंगे तो मतलब देश का विरोध नहीं होगा। लेकिन अब जो कर रही है उससे तो ही हो रहा है। मोदी विरोध के चक्कर में वो देश का विरोध कर रही है, और अपने ही फजीहत मोदी के अपमान के चक्कर में वो भारत का अपमान कर दे रही है। लेकिन सर, इसमें एक और तथ्य भी आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रोटेस्ट का विरोध जो है आज ही जो है वो किया गया है। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किया गया है, और मुंबई में राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। तो मतलब अब केजरीवाल वाले जो मोड में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। अब तो कांग्रेस के इस तरीके से लड़ने के उसी तरीके को आजमाना पड़ेगा ना। अच्छा, अब 5 विरोध का बदला विरोध से। बिल्कुल सर, तो फिर सवाल ये लोग क्यों उठाते थे जिस समय केजरीवाल थे? ये कहा जाता था कि सरकार में मौजूद रहते खुद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद की सरकार और खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, सत्ता का चरित्र एक ही होता है बच्चे। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है, उसका चरित्र एक होता है। जब अपने लोग बड़े अपराध करें तो उसको एक छोटी सी भूल करार दे देता है, विरोधी छोटी सी भूल करे तो उसको बड़ा अपराध साबित करने पर तुल जाता है। तो ये सत्ता का चरित्र है। ठीक है, जब केजरीवाल थे सत्ता के शीर्ष पर और बीजेपी केंद्र की सत्ता पर शीर्ष पर थी, तो केजरीवाल को नौटंकीबाज कहती थी, यही सब काम वो करते थे ना। आज खुद बीजेपी वही काम कर रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की ओछी हरकत से जो देश के मान सम्मान को चोट पहुंच रही है, उसका क्या? कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि देश के एआई समिट में कांग्रेस का जिस प्रकार से चरित्र दिखाई दिया है वो चिंता का विषय है। और ये केवल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आम जनमानस के भी सोच का मुद्दा है कि आखिर मतलब इतने बड़े इवेंट में जहां देश की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था, वहां कुछ लोगों ने देश की मर्यादा के साथ खेला। इसमें एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, इसी एआई समिट से रिलेटेड है और अपने बिहार से भी रिलेटेड है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने भी सर सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री की जब एंट्री होती है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल है, कोई भी बड़े जब नेता जाते हैं तो प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। फिर इसमें तेजस्वी यादव का, जैसे अभी श्रीकांत भाई बता रहे थे, चरित्र, सत्ता का चरित्र, तो यहाँ पे भी वही सत्ता का चरित्र अपना रोल प्ले कर रहा है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री हैं, किसी समिट में जा रहे हैं जहाँ पे लोकल विजिटर्स हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से एसपीजी उनके साथ रहती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो खाली कराया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हजारों लाखों की संख्या में बीच में जा सकते हैं। अगर कोई रैली भी होती है, आप उसमें भी देख लीजिए, एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। अब जो नेता इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि जब वो डिप्टी सीएम थे या अगर कभी सीएम बनेंगे तो बिना प्रोटोकॉल के रोड पे चलेंगे क्या? अभी भी चलते हैं क्या? अभी भी चलते हैं क्या? और उससे जो लोगों को कष्ट होता है, रोड पे दूसरी गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रैफिक का लंबा लंबा जाम लग जाता है, उस समय प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं आता है, लोगों के कष्ट का ख्याल नहीं आता है।
माने जब तक लोग सत्ता में है तब तक प्रोटोकॉल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही विपक्ष में गए प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। मेरे दाग अच्छे हैं। हाँ। पता है ना, मेरे दाग इसमें सर एक छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहेंगे सर। उस नेता का नाम तो नहीं बोलना चाहेंगे, बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो उनसे ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो ट्रेन से जा रहे थे। बोले कि आप ट्रेन से जा रहे हैं? तो बोले कि अरे ट्रेन से इसलिए अब जाना पड़ता है ना कि एयरपोर्ट पे वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो हम लोग 10 साल से जिसको एंजॉय कर रहे थे। तो मन मिजाज वैसा मतलब संतुष्टि नहीं मिल पाता है। एक ऐसा नशा है अमित जी, जो मिल जाए तो छोड़ते नहीं बनता है। अब देखते नहीं कि नेता कैसे स्पेशल सिक्योरिटी के लिए पागल हुए रहते हैं, कमांडो सिक्योरिटी। वो क्या उनके जान को खतरा है? कुछ नहीं। ये स्टेटस सिंबल बन गया कि जिस नेता के साथ जितने ब्लैक कैट्स कमांडो उतना ही बड़ा नेता होता है ना ध्वंस। तो सर की आदत बिगड़ गई। नहीं सर, ये अब दिक्कत नेताओं के साथ साथ आम आदमी का भी है सर। उस नेता को बड़ा माना ही नहीं जाता है जब तक उसके साथ कुछ गार्ड ना रहे, पूरा भौकाल ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का सर एक गाइडलाइन जो आया था जिसमें कोई वीआईपी लाइट नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, ये सब एक कुछ था मेरे ख्याल से 10 साल पहले, 15 साल पहले। अब कहाँ लाल बत्ती लगाकर? लाल बत्ती सर उससे तो बेहतर अब प्रोविजन हो गया है सर। पहले क्या होता था कि कोई भी नेता के गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी रहती थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से या गाइडलाइन जो आया उसमें हट गया। अब देखिए उनके आगे पीछे 2 गाड़ी लगा दी गई जिसमें 4 लाल बत्ती लगी रहती है, उसमें होटर लगा होता है। देखिए अमित, कोई फायदा नहीं हुआ उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। हाँ, कोई फायदा नहीं। लाल बत्ती तो मंत्री जी की गाड़ी से उतर गई, लेकिन लाल बत्ती वाली 2-4 गाड़ियां उनके आगे। प्रोटोकॉल उससे बढ़ गया। स्पेशल जो स्टेटस है वो रह ही गया। सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या था कि आम आदमी को परेशानी न हो। वीआईपी बत्ती जला करके लोग घूमते थे तो आम लोगों को परेशानी होती थी। तो आम लोगों की परेशानी को खत्म करने के लिए, आम और खास के बीच की दूरी कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन वो दूरी तो अभी भी बनी हुई है, उससे ज्यादा हो गई। हाँ, उससे ज्यादा बढ़ गई है। और नेताओं ने अपना तरीका निकाल लिया कि नहीं भाई, हम तो नहीं सुधरेंगे, हमको जो प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज हम अपना अनुभव शेयर करेंगे सर। हम जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकेड देखते हैं, ठीक है, जब उनका कारकेड जाता है तो थोड़े देर के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन बहुत क्विक जो है ना उनका जो कारकेड निकलता है तो एकदम क्विक, जैसे ही कारकेड समाप्त हुआ वैसे ही तुरंत ट्रैफिक जो है खोल दिया जाता है। ये हम अनुभव किए हैं। वो तो हर जगह होता है। कोई वीआईपी पास कर जाएगा तो उसके बाद क्यों नहीं खोला जाएगा? वो तो खोल दिया जाता है। लेकिन ये वीआईपी संस्कार, वीआईपी जो कल्चर है यही खराब है। अब बंगाल में भी तो गए थे ना खबर करने, वहाँ कोई है ममता के लिए कल्चर? ममता जी निकलती हैं तो आगे बुलेट वाला रास्ता है। तो सर इससे ऐसा प्रूफ नहीं, कोई भी ट्रैफिक नहीं रुका जाता। नहीं। आम आदमी की तरह वहाँ की मुख्यमंत्री चलती है, आम आदमी की तरह एक झोपड़ी में रहती है। यहाँ तो बंगला चाहिए, बड़ा बड़ा बंगला के लिए मारामारी। इससे सेल्फ ये प्रूव नहीं होता है कि उनको अपनी सेफ्टी का मतलब डाउट है कि हमारी जो पुलिस है, बिहार सरकार, यूपी सरकार, बंगाल सरकार, जब आप खुद 40-40 गाड़ी का प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं तो आपको अपने ही प्रशासन के ऊपर, अपने ही सेफ्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई खतरा है ही नहीं। वो स्टेटस सिंबल है और वो नेता है ही नहीं। नेता को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की और काफिले की? गांधी जी को काफिला और सिक्योरिटी लेकर चलते थे, राष्ट्रपिता है ना भाई। उस तरह के नेता ही नहीं है जिनको जनता अपना नेता मानती हो। तो ये नेता दिखाने के लिए, नेता दिखने के लिए ये सारा प्रोटोकॉल और नेता को नेता दिखने के लिए ही ये सारा तामझाम है भाई। जनता भी तो नहीं मानती है सर, ये भी तो दिक्कत है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब नेताओं की बात हो रही है तो थोड़ा अपने देश के वरिष्ठ नेताओं के बैठने की जो जगह है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है भाई विधानसभा, विधान परिषद, सदन, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन इसमें भी 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन का भाई चुनाव डायरेक्ट होता है और उच्च सदन में मनोनीत होकर लोग आते हैं। हालांकि कुछ चुनाव भी होता है अलग अलग तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की। भारत में अगर बात किया जाए तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट, महाराष्ट्र में 78 सीट, बिहार में 75 सीट, कर्नाटक में 75 सीट, आंध्र प्रदेश में 58 सीट, तेलंगाना में 40 सीट। तो सवाल सर यही है दोनों लोगों से कि आखिर इन उच्च सदनों की आवश्यकता क्या है, और मात्र 6 जगह ही है। तो क्या इन 6 जगहों पर जहां पर विधान परिषद है और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां का राज्य इन जगहों से अच्छा चल रहा है, अच्छा विकास हो रहा है? उपयोगिता क्या है और क्यों इनको लाया गया था विधान परिषदों? मेरे हिसाब से अगर इतना ही
अहमियत विधान परिषद या राज्यसभा का अगर है, तो बिहार जब अलग हुआ तो झारखंड में क्यों नहीं बना दिया गया? झारखंड में तो विधान परिषद बना नहीं, या 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। हाँ। पूरे भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, सारे राज्यों में क्यों नहीं? सवाल तो यहाँ भी उठता है ना। तो क्या जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां के कामकाज है वो सुचारू रूप से या सही ढंग से पारित नहीं हो? यही बड़ा सवाल है, नहीं हो रहे हैं क्या? और इन मान के चलिए कि 100 सीट 78 सीट 75 सीट लगातार यहाँ लोग चुनकर जा रहे हैं, सरकार का भी पैसा जाता है ना भाई, सरकार का 2 सदन है, या आप देखिए लोकसभा राज्यसभा, या जिस भी राज्य में विधानसभा है, तो व्यय तो सरकार का और टैक्स पेयर का हो ही रहा है। तो ये एक बैकडोर एंट्री की तरह सरकार खोल के रख रखी है, ये संविधान में ही है। नहीं, देखिए इसका मकसद ये था कि ठीक है, चुनाव लड़कर कोई भी विधायक बन सकता है, तो चुनाव तो सब लोग लड़ नहीं सकते हैं। कोई कलाकार, कोई साहित्यकार, कोई विद्वान हो सकता है कि चुनाव नहीं लड़े, और आज की तारीख में तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता कोई साहित्यकार, कोई विद्वान, कोई पत्रकार, ठीक है। धनवान चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए चाहिए, धनवान होना चाहिए सर। हाँ, धनवान होना चाहिए। तो ये बड़ा बढ़िया कंसेप्ट था कि ऐसे में अच्छे लोगों को, सोसाइटी के क्रीम लोगों को चुन करके विधान परिषद में भेजा जाए, ठीक है ना, जो हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। कोई कला का मर्मज्ञ होगा, कोई साहित्य का, अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ, और वो सुझाव देगा। जन कल्याणकारी नीतियां बनाती है सरकार, तो नीतियां कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या इनपुट होना चाहिए, थिंक टैंक का काम करेगा। लेकिन वो हुआ नहीं। और उसमें भी सर एक चीज हम ऐड कर देते हैं, इस वजह से भी मतलब इसको बनाया गया था कि जो नियम बन रहे हैं, जो कानून बन रहा है, जो डिबेट हो रहा है निम्न सदन में, तो वहां व्यापक डिबेट नहीं हो पाता था। तो व्यापक डिबेट हो, उस क्षेत्र के संबंधित लोगों के माध्यम से उस पर पूरा विस्तृत डिबेट हो, बिना किसी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो जानकार थे, देखिए नेता को जरूरी नहीं है विधायक की हो किसी क्षेत्र का जानकार, अनपढ़ और अनपढ़ आदमी भी विधायक बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। लेकिन विधान परिषद में वैसे लोगों को भेजना था जो पढ़ा लिखा हो, जो योग्य हो, जो विषय पर पकड़ रखता हो। तो विधानसभा में बहस के बाद वो विधान परिषद में बहस होती थी कानून पर, चाहे किसी भी नियम पर, और तब जाकर के फाइनल पास होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वो हो गया है अब जिनको चुनाव नहीं लड़ पाए, या जो चुनाव लड़े और हार गए, उनको एडजस्ट करने का वो जगह बन, बैकडोर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है सर। इसमें ठीक है सर, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सब किसी न किसी कारण से, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उसमें विद्वान लोग और इन लोगों के लिए, तो क्यों नहीं विधान परिषद जब बना या लोकसभा जब बना, तो इसमें ही क्या प्रोविजन संभव नहीं था? अगर मान लीजिए 200 सीट है या 243 सीट बिहार में है, तो ये 243 सीट इलेक्टेड हो, और ये इसमें 40 या 50 या 100 या 150 सीट जो नॉमिनेटेड हो, उसमें आप विद्वान को उसमें आप ला सकते थे। फिर 2 सदन बनाने की जरूरत। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। अब देखिए, जैसे विधान परिषद बनाया गया, जरूरत नहीं थी। विधानसभा में ही 10, 20, 50 नॉमिनेटेड लोगों की व्यवस्था हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि सबका चुनाव लड़ना जरूरी है, और उनके लिए अलग से सदन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, भार पड़ रहा है, वो नहीं बढ़ता। लेकिन अब सरकार का पैसा है, ये पैसा नेताओं का तो है नहीं, आम लोगों का पैसा है, ठीक है ना। तो जितनी सुविधाएं दे दी जाए, क्या फर्क पड़ता है। अब देख ना, फ्री बीज का पॉलिटिक्स चल गया है। हर सरकार चाहती है कि वो फ्री बीज के बल पर चुनाव जीत ले, फिर से सत्ता में आ जाए। कोई भी सरकार देख लीजिए आप, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार अभी आई है, उसकी वापसी हुई है, फ्री बीज का बड़ा कमाल, 10,000 रुपए। सर, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी भी आज या कल में आई है फ्री बीज के ऊपर, कि अगर इस तरह से पैसे का बंदरबांट और खुलेआम पैसे का नंगा नाच अगर चलता रहेगा, तो देश को, किसी राज्य को चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो होगा ही, और हो ही रहा है, वो देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए, जितना पैसा देना है, 2 लाख रुपया देना है ना 94 लाख परिवारों, 1.5 करोड़ महिलाओं को, लगभग मुझे लगता है 1.5 या 2 करोड़ महिलाओं को, नीतीश कुमार की योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देना है। कितनी बड़ी रकम है।
और इतना तो इतनी बड़ी सर रकम का सबको जुगाड़। नहीं मिलेगा, वो चीजें तो बहुत सिर्फ ये राज्य के लिए नहीं है सर। आप बंगाल की स्थिति अगर देखेंगे, बंगाल में जो जितनी भी योजना ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही है, उसके कारण जो राजकीय कोष है उसके ऊपर बहुत भारी, मतलब अतिरिक्त इतना ज्यादा दबाव है कि जो योजना काफी सालों से चली आ रही है वो लंबित चल रही है। नहीं, कई योजनाएं नई शुरू कर दी है बहन जी ने, जो लक्ष्मी भंडार योजना लक्ष्मी है, भंडार योजना, तो उसमें ऐड कर 500 रुपए बढ़ा दिया। फिर युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता का ऐलान कर दिया 1500 रुपया। ये सब कहाँ से पैसा आएगा भाई? सरकार के पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है कर्मचारियों का, और सड़क और रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है। आप फ्री बीज में बांट रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, क्यों? चुनाव जीतने के लिए। बिहार में भी जो मेरी जानकारी है सर कि काफी जो बकाया है ठेकेदारों का और इन लोगों का, वो लंबित है लंबे समय से। सरकार के पास अभी फंड का प्रोविजन नहीं हो पाया है, और यहाँ तक जो सैलरी भी जाती है ना, वो भी लंबित चल रही है। तो प्रॉब्लम तो होगा ना अमित जी, आपका इनकम आय से ज्यादा खर्चा आप बांध लेंगे तो ये समस्याएं होंगी। और मुझे लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं कि अलग से विधान परिषद बनाने की जरूरत नहीं है। जहां विधान परिषद नहीं है वहां भी सरकारें चल रही हैं, वहां भी अच्छा, वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है। और सर सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना, बैकडोर एंट्री। अब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री कुछ भी बन सकता है सर, बिना कोई सदन के सदस्य रहे। आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, आप मंत्री बन जाएंगे, आप कुछ भी बन सकते हैं। और 6 महीने का पीरियड है, 6 महीना में आप कहीं से जीत के आ जाए या मनोनीत होके आ जाए, कुछ भी करके आप आ जाए, और आप उस जो पद है उसको आप रिटेन कर सकते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में। अब मेरा ये कहना है सर कि जो ये 6 महीने का पीरियड है, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं झारखंड का। सर झारखंड में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 3-4 महीने के बाद इलेक्शन कहीं पे खाली हुआ, आपको तमार उमार के आसपास में, और वो इलेक्शन हार गए और उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो जितने पीरियड तक बिना सदन के सदस्य रहे वो मुख्यमंत्री बने रहे, उसमें जो भी आदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया, क्या वो आदेश फिर लीगल माना जाएगा? जब वो सदस्य रहे नहीं तो कैसे ये संविधान में ऐसा प्रोविजन है? इसका मतलब तो ये है सर कि हमको भी हम 6 महीना के बाद सर आईपीएस हो जाएंगे, यूपीएससी हमको कर रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, 6 महीना बाद हो जाएंगे, हमको अभी एसपी बना दीजिए कहीं का सर। हार जाएंगे तो हम त्याग पत्र दे देंगे। तो आपके लिए व्यवस्था नहीं होगी, वो नेताओं ने अपने लिए व्यवस्था के लिए है। बिहार में कितने ऐसे नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं? सब बैकडोर से ही विधान परिषद के जरिए आते हैं मंत्री, और मुख्यमंत्री भी हमारे कई बार से चुनाव नहीं लड़े। मुख्यमंत्री नहीं लड़े, गृह मंत्री भी नहीं लड़े, चुनाव लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। सम्राट चौधरी जी भी एमएलसी थे, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत दिनों तक नहीं लड़े, ठीक है ना, लेकिन अभी लड़े तो जीते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन जो ये परिपाटी चल रही है कि आप भाई किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक नहीं है, वाकई ठीक नहीं। लेकिन ठीक तो करना ही नहीं नेताओं को लिए वही करना है जो उनके लिए सहूलियत है भाई। जो नेता चाहेगा, जिसमें नेताओं की सहूलियत है वही ठीक है। अब एक और इसमें ये भी ऐड कर देते हैं सर कि जो बड़े सेलिब्रिटी सदन जा रहे हैं, चाहे ठीक है चुन के ही जा रहे हैं, तो जरूरत क्या है? मतलब वो लोग तो ऐसे ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक ऐसे ही उन लोगों से नहीं मिल पाती। भाई सेलिब्रिटी क्यों है? अमिताभ बच्चन क्यों है? अपने अभिनय के कारण। तो यहाँ अभिनय की क्या जरूरत है रियल लाइफ में, राजनीति में? जनता तो को क्या मिलना है? अभी नेता है तो वो क्या सही में नेता है या वो भी अभिनय ही कर रहे हैं सर? आप अगर सदन में देखेंगे तो कोई लंगड़ा के आ रहा है, बिल्कुल तो कोई तो वही असर है, कोई गर्दन में अभिनेताओं का ही असर है। अभिनेता आ रहे हैं, मतलब अभिनय करने के बाद राजनीति में। आप केजरीवाल का अगर उस समय कुछ पिक्चर वायरल होते थे, फोटो वायरल होते थे, आप देखते हैं कि जब सदन जा रहे हैं या कहीं बाहर किसी सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो शर्ट कम से कम 7 फीट लंबा हुआ करता था। बिल्कुल। और जिस समय जॉगिंग करने जा रहे हैं उस समय ट्रैक सूट एकदम 10,000 वाला ट्रैक सूट है। तो ये सब दिखावा है। देखिए गांधी जी कहते थे कि तो नेता नहीं सर, अभिनेता ही है। ये नेता ही अभिनेता बन गए हैं। और ये परिपाटी जो शुरू हुई है कि भाई पॉपुलर फेसेस को राजनीति में लाया जाए ताकि जीत आसान हो जाए। लेकिन भीड़ जुटाने के लिए नेताओं को बहुत ज्यादा तामझाम ना करना पड़े, उनको बुलाकर ही भीड़ जुटा लिया जाए। बिल्कुल। और
पहले जो थे बाहुबली क्या करते थे, क्रिमिनल, वो नेताओं के लिए बूथ लूटते थे। अच्छा। अब उनको लगा कि भाई हम जिता सकते हैं, किसी को नेता बना सकते हैं, चुनाव जिता सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। उन्होंने मांग रखी और नेताओं को मानना पड़ा, उनको एंट्री देना पड़ा। आज राजनीति का अपराधीकरण किस हद तक बढ़ गया है। वैसे ही कलाकारों का जरिया सहारा लेना शुरू किया नेताओं ने राजनीति में। सर ये नंबर, हम अभी की स्थिति के हिसाब से ऐसा लगता है कि सिर्फ नंबर बढ़ाने का गेम है। बिल्कुल। अब किसी राज्य में कोई इलेक्शन हो रहा है या फिर देश में ही हो रहा है, मान लीजिए कि लोकसभा का ही इलेक्शन अगर चल रहा है, ये लोग उतनी सीट्स को इंश्योर करने के चक्कर में इस तरह के चेहरे को देते हैं। बिल्कुल। जनता भी भावुक है, जनता भी भावुक होकर उनको वोट देती है। लेकिन समझने की बात यह है सर कि आज अमिताभ बच्चन या फिर जितने भी मनोज तिवारी हैं, ये यूपी से रवि किशन है, हेमा मालिनी है, कंगना रनौत, जया प्रदा, जब वो आर्टिस्ट थे, जब वो कलाकार थे, उसी समय उनसे मिलना संभव नहीं है। आज भी अमिताभ बच्चन को आप देखिएगा तो गेट के अंदर रहते हैं, बाहर में 4000 उनके जो फैंस हैं वो खड़े होते हैं। क्या उनसे हाथ मिलाने का मौका मिल सकता है? नहीं। जब वो अभिनेता हैं तब मिल नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर एक और तमगा मंत्री और एमपी का डाल दीजिएगा, संभव है क्या वो गली कुचा में जाके उस आम जनता जहां से वो जीत के आ रहे हैं उनके मुद्दे को पहुंचा पाएंगे? नहीं। वो वही मुद्दा पहुंचा पाएंगे जो उनके कान तक उनके जो चंगू मंगू है वो पहुंचाएंगे, बस उतना ही मुद्दा पहुंच पाएगा। देखिए वो आम जन के भावनाओं से जुड़े हुए हैं ही, उनको आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने कहा भी नहीं कि हमको आप एमपी और मंत्री बना दीजिए। राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए तो बना दिया। लेकिन सर अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, जिन राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता इस आस से भाई काम करता है कि 5 साल 10 साल हम काम करेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, उनके साथ कहीं छलावा नहीं है सर? ये बिल्कुल उनके साथ अन्याय है। जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है उसको मौका देने के बजाय आप किसी फिल्म स्टार को चुनाव का टिकट दे देते हैं, ये तो गजब है भाई। झंडा कोई और ढोएगा और कुर्सी पर कोई और बैठेगा। और सर इसमें अपवाद ही आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के बड़े चेहरे को जीत के आए हो या फिर उनको बनाया गया हो, मनोनीत किया गया हो, जो सही खड़े उतरे होंगे, एमपी हो, विधायक हो, मतलब एकदम अपवाद में होंगे, परसेंटेज में उनको गिना जा सकेगा कि जो खड़े हुए उतरे होंगे जनता के मुद्दे पे। और सही में जो कार्यकर्ता हैं, जो लगे पार्टी के साथ 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल से लगे हुए हैं, उनको मौका न देके इस तरह के कलाकारों को या इस तरह के चेहरे को मौका देके, और हेलीकॉप्टर जिसको कहा जाता है ड्रॉपिंग, वो पैरा ड्रॉपिंग अगर कर रहे हैं तो ये छलावा तो है सर। छलावा भी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय भी है, लेकिन यही हो रहा है, यही आगे भी और यही कारण है सर कि जो भाग दौड़ लगा रहता है पार्टी में, जहाँ पे चांस नहीं मिल पाता है, और तोड़ फोड़ की राजनीति भी इसका बहुत बड़ा कारण। देखिए अमित जी, पहले के और अभी के, मतलब आप अपने ही लाइफ में देखे होंगे, पहले के नेताओं में और आज के नेताओं में कितना फर्क है। 20 साल पहले के नेताओं को आप देख लीजिए अपने ही बिहार के, और आज की पीढ़ी को देख लीजिए, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो कुल मिला के पवन सिंह के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? पवन सिंह बन जाएंगे एमपी तो कल्याण है जनता का भाई, ठीक है ना। और बन भी जाएंगे, हो सकता है राज्यसभा चल भी बन नहीं जाएंगे, जनता बना देगी। जनता थोड़ी बनाई, जाना है, ये पार्टी बना देगी। अभी तो राज्यसभा जाने वाले हैं वो, क्योंकि अब देखिए बीजेपी 2 में से एक उन्हीं को भेजने वाली है, ये भी जान लीजिए। 3 नामों की चर्चा है सर, 2 ही सीटें हैं तो 3 नाम की चर्चा कहाँ? मतलब चर्चा है, पवन सिंह हो गया, फिर चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान, उनका हो गया, वो नहीं जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी जा सकते हैं, लेकिन अब तो उनका भी थोड़ा दावेदारी कमजोर हो गया है। बेटे को बगैर विधायक विधान परिषद के सदस्य रहे, उन्होंने मंत्री बना दिया है, तो उसको विधायक नहीं बना पाए तो एमएलसी तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मंत्री रह पाएगी। तो आपको एमएलसी भी बीजेपी दे देगी, आपको फिर से राज्यसभा भी दे देगी। कल तो हम सवाल सर, कल उनके पार्टी का स्थापना दिवस था और हम तो सवाल पूछे उनसे कि क्या आपकी इच्छा है जाने की, तो हम ही से सवाल पूछने लगे कि आपकी इच्छा नहीं है कि आप संपादक बन जाए अपने चैनल में? बिल्कुल, तो आप तो संपादक बन ही गए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी उनकी इच्छा पूरी हो, राज्यसभा जाए, क्यों नहीं चाहेंगे? कुशवाहा के बड़े नेता तो है ही और योग्य भी। मैंने कोई योग्यता
देखिए पुराने नेताओं की बात कर रहा था ना, और आज के नेताओं की, तो पुराने नेताओं में से वो भी है। नीतीश कुमार को देख लीजिए, लालू जी को देख लीजिए, अब्राहम विलास पासवान जी को हमने देखा है, ठीक है ना, वशिष्ठ बाबू को देखा है, ठीक है, और इनको भी देखा, शिवानंद तिवारी को देखा है। तो उनमें और आज के पीढ़ी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, सोच में फर्क है, काम करने के तरीके में फर्क है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से आए थे, संघर्ष करके अपने बलबूते पर आए थे। वो केवल यादव थे, लालू यादव इसलिए इतने बड़े नहीं हो गए थे, उसके पीछे संघर्ष था। सर वो डाउन टू अर्थ वो लोग रहा भी करते थे। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहेंगे सर, यही कारण है कि अभी इतना ज्यादा राजद ट्रोल हो रही है, और फिर राजद के द्वारा ये कहा जाता है, तेजस्वी यादव के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हम लोगों को टारगेट किया जाता है। टारगेट क्यों नहीं किया जाए सर? टारगेट तो खुद ही होने के लिए वो लोग तैयार बैठे हैं। आज हेलीकॉप्टर से आना, हवाई जहाज में बर्थडे मनाना या परिवार को लेके आना, उसके बाद महल जैसा घर में रहने की व्यवस्था देखना, तो ये आदमी जो देखेगा वो हर हालत में टारगेट करने के लिए तैयार बैठा रहेगा सर। बिल्कुल, तो चाहते हैं लालू जी वाला सम्मान और मान तो नहीं मिलेगा, नहीं सब वैसा मान सम्मान के लिए आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जॉर्ज फर्नांडिस को देखिए, शरद यादव को देखिए, जॉर्ज जी को देखकर भीतर से आपके अंदर सम्मान का भाव पैदा होगा, अरे क्या चाचा लगते हैं। वाजपेयी जी को देखिए सर, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो आइकॉन ही है। नहीं, यहाँ हमारे सामने तो हमने वाजपेयी जी को उतना करीब से नहीं देखा है, मन साथ बैठ के बात नहीं किया है ना, नाश्ता नहीं किया है ना। जॉर्ज साहब के साथ तो हम लोगों ने नाश्ता भी किया है, चाचा चाचा करके मैं बात भी उनसे करता था, और वाकई भीतर से लगते थे कि हमारे अपने नेता में वो व्यक्तित्व होता है जो आकर्षित करता है, वो जॉर्ज में था। उपेंद्र कुशवाहा में भी है, उपेंद्र कुशवाहा में भी है नेता का वो, बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ। पुराने नेताओं में बचा ही कौन? लेकिन नीतीश कुमार है, उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन और कौन बचा है? लेकिन जब तक वो आपके साथ है तभी तक अपने लगते हैं। पता नहीं, लेकिन वो स्वभाव है। अब तो भाई आप उनके खिलाफ अभियान चलाइएगा तो आपके पीछे खड़े थोड़े नजर आएंगे, वो भी सामने ही नजर आएंगे, लेकिन एज ए पर्सन और उनकी भाषा संयमित है, वो आपको गाली नहीं देंगे, आपको, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से अपमानित करेंगे जैसे आज के नेता करते हैं। आज के नेता तो आंख पेड़ लेंगे और ना तो आपको धक्का देके भगवा देंगे। भूपेंद्र कुशवाहा ऐसा नहीं करेंगे, कल ही अशोक चौधरी, नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं करेंगे, लालू यादव भी ऐसा नहीं करेंगे, रामविलास जी ऐसा नहीं करते थे। पुराने नेताओं में आज के नेताओं में बहुत फर्क है। तो चलिए अंतिम में अब ले चलते हैं आपको बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए कि विपक्ष की भूमिका में कौन है, तो बिल्कुल सत्ता पक्ष के ऐसे कई माननीय विधायक, कई माननीय विधान परिषद हैं जो विपक्ष से ज्यादा तीखे सवाल पूछ रहे हैं, और कहीं न कहीं मंत्री उन सवालों से असहज होते हुए भी दिखाई दिए हैं। सर, सवाल मेरा यही है कि तेजस्वी यादव तो कभी कदार ही पहुंच जाते हैं, अचानक से देखने पहुंच जाते हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना, लेकिन वास्तविक तौर से जो लोकतंत्र की मर्यादा होती है उसका जो है पालन देखने को मिला है, और सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछा और असहज कर दिया मंत्रियों को। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि जनता की से जुड़े हुए समस्याओं को सदन में उठाएं, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को घेरने के बजाय कुछ नहीं ऐसा किया, कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो सीधे जनता से जुड़ी हुई, ठीक है ना, केवल राजनीति कर रहा है। लेकिन राजनीति भी तो ठीक से नहीं कर रहा है। राजनीति करने के लिए भी आपको जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाना पड़ेगा ना, नहीं उठा पा रहे हैं, केवल आरोप लगाने से थोड़े हो जाएगा। अब देखिए, सत्ता पक्ष के नेता इसमें आगे ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। पहली बार सत्ताधारी दल के नेता, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के नेता अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, अपने ही सरकार के मंत्रियों को असहज कर पानी पिला रहे हैं। देखना, ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि मंत्री को जवाब ही नहीं सुन रहा, और सब जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल है उनके। तो क्या कारण है सर? ऐसा तो नहीं है ना जो सदन में सवाल सत्ता पक्ष के ही विधायक उठा रहे हैं, तो मंत्री पद उनको नहीं मिला इसलिए ज्यादा सवाल उठा रहे हैं? ये भी है। देखिए, पिछली बार जो मंत्री थे, जैसे नीतीश मिश्रा को आप देख लीजिए, देवेश मिश्रा है, ये तो मंत्री रह चुके हैं, वो तो विभाग को खूब ठीक से समझते हैं, अधिकारी कैसे काम करते हैं ये भी समझते हैं।
अधिकारियों पर कैसे दबाव बनाना है ये भी समझते हैं, और ये भी वो दिखाना चाहते हैं कि नए नए जो मंत्री बन गए हैं इनको न विधायक की समझ है न सरकार की समझ है, जानकारी उनसे ज्यादा जानकारी हमको है, हम बैठे हुए विधायक की कुर्सी पर, तो वो अपनी अहमियत भी दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने जानकार हैं, और हम मंत्री होते इनकी जगह पर तो कितना अच्छा से काम करते, ये भी है। तो ये अच्छी परिपाटी है ना भाई, कि जानकार लोग विधायक हैं। हाँ ठीक है। इसमें सर आपसे एक मेरा सवाल रहेगा कि क्या जो विपक्ष होता है वो केवल वॉकआउट करने के लिए? देखिए, विपक्ष अपना रोल सही ढंग से प्ले नहीं कर पा रहा है। इसका कारण अब क्या है, ये तो तेजस्वी यादव ही, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो भाई तेजस्वी यादव है। अब वो रह के सदन में आते हैं तो पता नहीं विधायक गिनने आते हैं कि भाई पूरा का पूरा विधायक वहां पे है या नहीं है, अब तो ये वही बताएंगे। लेकिन ठीक है, सीटें कम आई, लड़ाई इलेक्शन के टाइम में लड़ाई उन्होंने पुरजोर तरीके से लड़ी। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाएगा कि कमजोरी कहीं थी। ये भाजपा एनडीए से बेहतर तरीके से लड़ाई, वोट भी उनको अच्छा आया है। ठीक है, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब इतना ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जनता बिल्कुल ही नकार दे। उनको अपना, जैसे श्रीकांत भाई साहब ने कहा है, अपना सही रोल प्ले करना चाहिए। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सदन में लाने चाहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रही है, बहुत सारे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन मेन रोल तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का ही होता है, विपक्ष का ही होता है। तेजस्वी जी सरकार में आ गए होते ना तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया होता। अभी तो सर उसी दिशा में आगे बढ़ नहीं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, चुनौती में अवसर छिपा हुआ है। अगर इस चुनौती को अवसर में बदल दी, मतलब मेहनत कर 4 साल जन सरोकार से जुड़े सवाल उठाते रहे, जनता के बीच जाते रहे, अपने पार्टी के संगठन पर काम किया गंभीरता के साथ, तो दोबारा चुनौती दे सकते हैं। सर चिराग से सबक लेना चाहिए सर। बिल्कुल, चिराग पासवान 2019 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे, पिट गए। वोट ठीक है 2-3% के आसपास, 20-25 लाख के आसपास वोट आया, तो क्या हाँ 25 लाख के आसपास वोट आया। लेकिन वहां पहले तो वो एक तरह से डिप्रेस्ड हो गए थे, जो उनकी माँ के द्वारा हम लोग एक रिपोर्टर को बोला भी गया था, लेकिन वहां से उनको ताकत मिला। और आज के डेट में देखिए, वही बोल रहा हूँ कि जैसे चिराग का बाउंस बैक हुआ वैसे ही तेजस्वी का भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन लाइन बदलना पड़ेगा। जो परसेप्शन बना हुआ है जंगल राज वाला, वो तोड़ना पड़ेगा, और वो कुर्ता चढ़ाने से नहीं टूटेगा। सर वो तो थोड़ा बड़ी लैंग्वेज भी सर तेजस्वी को सजेशन दे रहे हैं, तो सर प्रशांत किशोर में भी कुछ बोल दीजिए। तेजस्वी छोटे भाई की तरह है, तो उनको सजेशन तो दे सकते हैं। प्रशांत किशोर भी उम्र में हमसे छोटे ही हैं, लेकिन वो बड़े हैं, तो उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है। और वो राजनीति के तो माहिर, मतलब जाने माने देश के चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि चुनाव स्ट्रेटेजी से नहीं जीता जाता है। स्ट्रेटेजी से कैंपेन सफल बनाया जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए परसेप्शन जरूरी है, और परसेप्शन बनाए बगैर, और परसेप्शन नेता बनाता है, कैंपेन से तो ठीक है, माहौल बदला जाता है, माहौल 19-20 थोड़ा बहुत किया जाता है। प्रशांत किशोर को भी आप हल्के में मत लीजिए। अगर वो भी, उनके लिए भी अवसर ही है। पहले चुनाव में 15-16 लाख वोट मिला है, कम नहीं है। और ऐसे माहौल में जब ये बाइपोलर चुनाव हो गया, ये चुनाव क्या था? बाइपोलर था। महागठबंधन बना एनडीए, कोई निर्दलीय नहीं जीतना, किसी निर्दलीय का नहीं जीतना, और दूसरे दलों का खाता नहीं खुलना, है क्या है? इसमें प्रशांत किशोर का यही हसर होना था। लेकिन अभी भी वो उतना गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर गंभीरता से उन्होंने 4 साल और काम कर दिया तो शायद नहीं कोई। सर हम इसको दूसरी तरीके से लेते हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कहीं भी महागठबंधन से कम आके नहीं जा सकते थे इलेक्शन के पीरियड में। और इन्होंने 240 या 241 सीट पे, या पूरे 241 सीट पे मेरे ख्याल से इन लोगों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और वोट करीब 1500 खड़ा तो 43 पे किया था, लेकिन एक तो बैठ गया था सम्राट चौधरी वाला सीट पे, और एक गायब हो गया था दानापुर से। अब उनको सीट जो वोट आए 15-17 लाख के आसपास, कुल मिला के 16 लाख वोट आए। अगर परसेंटेज वाइज आप देखते हैं, जैसे अभी 3% से कम, अभी जस्ट आप बता रहे थे कि 5% या 4% के आसपास चिराग पासवान को वोट आया था। लेकिन कितने सीट पे उन्होंने खड़ा किया था? हाँ, चिराग पासवान ने तो भाई बहुत कम सीट पर खड़ा करके 5% वोट ला दिया।
ज्यादातर उन सीटों पे जहां पर जदयू लड़ रही थी। लेकिन इन्होंने सभी सीटों पर खड़ा करके भी 5% वोट नहीं ला पाए। तो चुनौती तो है, मैं कह रहा हूँ चुनौती है। ये परसेप्शन का खेल है राजनीति भाई। ये स्ट्रेटेजी से थोड़ी चुनाव लड़ लीजिएगा। स्ट्रेटेजी से सर 19-20 किया जा सकता है। ममता को जिताया जा सकता है, नीतीश कुमार को जिताया जा सकता है, जगन को जिताया जा सकता है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है स्ट्रेटेजी से, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी दूसरे के, क्योंकि पहले से लोकप्रिय है ना, स्ट्रेटेजी दूसरे के, क्योंकि पहले से लोकप्रिय है, उनका अपना जनाधार है। थोड़ा सा प्लान कर दिया बढ़िया से कैंपेन तो सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो जीरो से शुरू करना है भाई। मतलब स्ट्रेटेजी से नेता को कुर्सी पर बैठाया जा सकता है, बिल्कुल, और स्ट्रेटेजिस्ट को ले आके सीएम नहीं बनाया जा सकता है। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। और ये 2 साल 3 साल के रिजल्ट से कुछ बदलने वाला है बिहार में। हाँ, अब अभी भी तो बड़ा हल्के हल्के चल रहा है। नहीं, अगर अभी टाइम है 3 साल 4 साल, इतना जल्दी भी एक्शन में आएंगे ना तो ठंडा पड़ जाएंगे। चुनाव के पहले बहुत एक्शन में आ गए थे ना, अब चुनाव आता है तो थक गए थे। तो अभी वो शुरू कर देंगे, पूरा एक्शन में आ जाएंगे तो चुनाव आते आते ढह जाएंगे। तो धीरे धीरे शुरू उन्होंने किया है, हो सकता है धीरे धीरे और अपनी रफ्तार बढ़ाएं, एथलीट की तरह सर, पहले धीरे फिर धीरे धीरे। बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर डिटेल से बातचीत हम लोगों ने की, चाहे वो एआई समिट हो, संविधान संशोधन की बात हो, विधान परिषद की उपयोगिता की बात हो, या फिर जो बिहार में इस वक्त बिहार विधानसभा और विधान परिषद में चल रहा है, उन तमाम विषयों पर विस्तार से हम लोगों ने बातचीत किया। आपके सवाल और सुझाव अपेक्षित हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और फिर से सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।